हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि IQ। आज की वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे सितंबर के थर्ड वीक की मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो सितंबर के तीसरे सप्ताह में यानी कि 15 से लेकर के 21 सितंबर के बीच में करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहे हैं वो सभी हम लोग इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगी क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा वो आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से और अंत तक देखना है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपके सामने आज का सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में किस फुटबॉल क्लब ने डूरंड कप 2022 का खिताब जीता है। तो पहले आप क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करेंगे आंसर करने का, फिर मैं आपको राइट आंसर बताऊंगा। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन से फुटबॉल क्लब ने डूरंड कप 2022 को जीता है। अब देखिए, जो डूरंड कप है ये भारत के अंदर खेला जाने वाला फुटबॉल का एक टूर्नामेंट होता है। तो सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि डूरंड कप जो है ये फुटबॉल का एक टूर्नामेंट होता है। इस बार इसका 131वां संस्करण हुआ है, यानी कि ये काफ़ी पुराना टूर्नामेंट है और इस बार ये खेला गया है हाल ही में। अब इस बार डूरंड कप को जीत दिया है बेंगलुरु के फुटबॉल क्लब ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर आपको बता दूं कि बेंगलुरु की फुटबॉल क्लब ने पहली बार इसको जीता है और बेंगलुरु ने फाइनल में हराया मुंबई सिटी को। यहाँ पर आप देखिए, डूरंड कप 2022 से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी है वो मैंने यहाँ पर लिखी है। जैसे कि 131वां संस्करण था इस बार डूरंड कप का। इसमें 16 अगस्त से लेकर के 18 सितंबर तक इसका आयोजन किया गया है। हालांकि ये डेट आपको याद नहीं रखनी है। इसमें मेज़बान जो थे वो इस बार 3 शहर थे, यानी कि इस बार जो डूरंड कप हुआ है उसका आयोजन 3 जगहों पर किया गया। एक तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, दूसरा असम का सबसे जो बड़ा शहर है यानी कि गुवाहाटी, और तीसरा मणिपुर की राजधानी इम्फाल। तो इन 3 जगहों पर इस बार का डूरंड कप खेला गया है। इसमें चैंपियन, जैसा कि मैंने आपको बताया, बना है बेंगलुरु फुटबॉल क्लब, जिसने पहली बार ये खिताब जीता है। 131वां संस्करण तो आप देख सकते हैं, पहली बार बेंगलुरु ने इसको जीता है। रनर अप यानी कि इसमें उप विजेता रहा मुंबई सिटी। इनमें से कौन सा देश श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बनकर उभरा है। यानी कि इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको ये बताना है, उस कंट्री का नाम बताना है जो कि श्रीलंका कंट्री को सबसे ज़्यादा लोन देता है, सबसे ज़्यादा ऋण प्रोवाइड करता है। तो इसका आंसर अपना भारत ही होगा, क्योंकि आपको पता होगा इस साल श्रीलंका को आर्थिक संकट से निपटने में भी भारत ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है। आपको बता दूं कि इससे पहले तक चाइना जो है वो श्रीलंका को सबसे ज़्यादा लोन प्रोवाइड करता था। 2017 से लेकर के 2021 तक श्रीलंका का सबसे बड़ा ऋणदाता था चाइना, लेकिन अब चाइना को पीछे छोड़ते हुए भारत इस मामले में नंबर 1 पर आ चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 से लेकर के 19 सितंबर तक किस देश का दौरा किया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उनका ये पहला विदेशी दौरा था। जब ये देश की राष्ट्रपति बनी उसके बाद ये इनका पहला विदेशी दौरा है। तो इन्होंने अपने पहले विदेशी दौरे में ब्रिटेन को विजिट किया, क्योंकि हाल ही में ब्रिटेन की जो महारानी है एलिजाबेथ द्वितीय, उनकी डेथ हो गई थी। एलिजाबेथ द्वितीय जो कि ब्रिटेन की महारानी थी, इनकी 8 सितंबर को डेथ हो गई थी और फिर 19 सितंबर के दिन 19 सितंबर को लंदन में इनका अंतिम संस्कार किया गया। तो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए और भारत की तरफ से संवेदना व्यक्त करने के लिए ये गई थी वहाँ पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो वैसे ये इनकी पहली विदेश यात्रा है जो कि इन्होंने ब्रिटेन के अंदर की है। 19 सितंबर को पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह किस पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देखकर समझ सकते हैं, ये हैं बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं यानी कि जगत प्रकाश नड्डा, और ये हैं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। तो अब जो कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन बी। आपको बता दूं कि जो कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं ये पंजाब के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, ये पहले कांग्रेस पार्टी के थे, लेकिन 2021 में ही इन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे करके एक नई पार्टी बनाई थी जिसका नाम था पंजाब लोक कांग्रेस, और इसी पार्टी के साथ इन्होंने 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में लड़ा भी था। हालांकि ये वहां पर हार गए थे। तो अब क्या हुआ है, इनकी जो पंजाब लोक कांग्रेस नाम की नई पार्टी थी उसको भी बीजेपी के अंदर विलय कर लिया गया है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। किस देश के महान टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने संन्यास ले लिया है। तो रोजर फेडरर के बारे में आपको पता होगा, 41 साल के हैं रोजर फेडरर, और ये
स्विट्जरलैंड के मशहूर टेनिस खिलाड़ी थे, हाल ही में इन्होंने टेनिस से संन्यास ले लिया है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। रोजर फेडरर के बारे में आपको यहाँ पर याद रखना है कि इन्होंने अपने पूरे करियर में टोटल 20 ग्रैंड स्लैम सिंगल्स खिताब जीते हैं। 20 ग्रैंड स्लैम आज तक इन्होंने जीते हैं और ये 41 साल के मशहूर टेनिस खिलाड़ी हैं। लोकप्रिय विज्ञान पत्र का विज्ञान प्रगति को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान किया गया, इसे कौन जारी करता है? तो देखिए, विज्ञान प्रगति नाम की जो मैगजीन है उसको यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये लेटेस्ट जो मैगजीन है अगस्त महीने की, इसी तरीके से ये है जुलाई महीने की। तो ये मंथली बेसिस पर भारत के काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी कि CSIR के द्वारा जारी किया जाता है। इसका मेन मकसद है कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी है वो देश के जन जन तक बहुत ही सरल भाषा में पहुंचाया जाए। तो इसी के चलते इसको 1952 के अंदर शुरू किया गया था और ये मंथली बेसिस पर हर महीने जारी की जाती है। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है, इसको राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान किया गया। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आपको पता होगा हाल ही में सूरत शहर के अंदर अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन हुआ था और उसी के दौरान इसको ये पुरस्कार दिया गया। जनवरी 2023 में पहला ICC अंडर 19 महिला T20 विश्व कप किस देश में होगा? तो ये इसका पहला संस्करण है, इसलिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। महिलाओं के लिए अंडर 19 लेवल का T20 विश्व कप होगा पहली बार और ये आयोजित किया जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। यहाँ पर आप इसका लोगो देख सकते हैं, ये ICC अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप जो कि होगा दक्षिण अफ्रीका में। और 2023 में ही सीनियर महिला क्रिकेटर्स के लिए भी जो वर्ल्ड कप होगा T20 वर्ल्ड कप वो साउथ अफ्रीका के अंदर ही खेला जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये दोनों ही याद रखने हैं। हाल ही में किस भारतीय उद्योगपति को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान लीजियन ऑफ ऑनर मिला है? तो भारत की मशहूर उद्योगपति हैं डॉक्टर स्वाति पिरामल और इनको हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। सो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। डॉक्टर स्वाति पिरामल जो है, ये जो पिरामल ग्रुप है उसकी वाइस चेयरमैन है, यानी कि पिरामल ग्रुप की ये उपाध्यक्ष हैं। सुमंत कथपालिया को किस बैंक के MD और CEO के रूप में फिर से अपॉइंट कर दिया गया है? तो सुमंत कथपालिया जो है ये आपको पता होगा इंडसइंड बैंक के MD और CEO हैं और अब इनको एक बार फिर से 3 साल के लिए अपॉइंट करने की मंजूरी मिल गई है। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। जो इंडसइंड बैंक है ये एक प्राइवेट बैंक है और इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। ऑस्कर 2023 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म को घोषित किया गया है? तो जैसा कि आप जानते हैं 2023 के अंदर ऑस्कर पुरस्कार जो दिए जाएंगे वो उसका 95वां संस्करण होगा, यानी कि 95वें ऑस्कर पुरस्कार 2023 में वितरित किए जाएंगे। तो इसमें कई सारी कैटेगरी होती है, लेकिन एक कैटेगरी का नाम है बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म की कैटेगरी में ऐसी फिल्मों को दिया जाता है सम्मान जो कि अमेरिका से बाहर निर्मित हुई हैं। तो इसी कैटेगरी में भारत ने अपनी तरफ से भेजा है एक फिल्म को जिसका नाम है छेल्लो सो। छेल्लो सो नाम की ये जो फिल्म है ये एक गुजराती फिल्म है और इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन होगा द लास्ट फिल्म शो। तो ये जो फिल्म है इसको भारत की तरफ से ऑफिशियल एंट्री के रूप में भेजा गया है बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म की कैटेगरी में 2023 के ऑस्कर पुरस्कारों के लिए। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो छेल्लो सो नाम की फिल्म है ये अभी भारत के अंदर रिलीज नहीं हुई है, 14 अक्टूबर को ये भारत के अंदर रिलीज होगी, लेकिन दुनिया भर में इसको कई जगहों पर रिलीज किया गया है और इसने कई सारे अवार्ड भी जीते हैं। तो इसी को ऑस्कर 2023 के लिए भेजा गया है। यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है नलिन पैन। नलिन पैन जो है ये इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो हाल ही में रेसलिंग के अंदर वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था और इसमें भारत ने सिर्फ 2 मेडल जीते हैं और दोनों ही कांस्य पदक हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब इस बार की विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के बारे में जो भी आपको याद रखना है वो मैंने यहाँ पर लिखा है। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 सबसे पहली बात आपको याद रखना है कहाँ पर हुई, तो इसका आयोजन 10 से लेकर के 18 सितंबर तक सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में किया गया है। तो सर्बिया के बेलग्रेड में इस बार की विश्व कुश्ती चैंपियनशिप हुई है। इसमें आप देख सकते हैं अमेरिका के पहलवानों ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं, टोटल 15, जिसके लिए ये पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। भारत की अगर हम बात करें तो भारत ने सिर्फ 2 मेडल जीते हैं और दोनों ही कांस्य पदक हैं।
अब भारत को ये 2 पदक किसने दिलाए, तो इनके नाम यहाँ पर हैं बजरंग पुनिया और दूसरे हैं विनेश फोगाट। यानी कि पुरुषों में सिर्फ एक ही खिलाड़ी ने जीता है, इनका नाम है बजरंग पुनिया और इन्होंने 65 किलोग्राम भार वर्ग के अंदर जीता है। वहीं विनेश फोगाट ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में महिलाओं के फ्री स्टाइल कैटेगरी के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। यहाँ पर आप इनकी पिक्चर भी देख सकते हैं, ये है बजरंग पुनिया और ये है विनेश फोगाट। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के अंदर 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो ये क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो बजरंग पुनिया है जिन्होंने इस बार कांस्य पदक जीता है, ये वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप के इतिहास में भारत के ऐसे पहले पहलवान हैं जिन्होंने 4 मेडल जीते हैं। तो इससे पहले भी इन्होंने पहले के सालों में 3 बार मेडल जीते थे और इस बार इन्होंने जीतते ही 4 मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान बन गए हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर है बजरंग पुनिया। इसी तरीके से अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के अंदर 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप के अंदर आज तक किसी भारतीय महिला पहलवान ने 2 मेडल नहीं जीते थे। तो पहली महिला पहलवान जिन्होंने 2 मेडल जीते ये हैं विनेश फोगाट। इन्होंने इस बार तो कांस्य पदक जीता ही है, इससे पहले इन्होंने सन 2019 में भी कांस्य पदक जीता था। तो यहाँ पर सही उत्तर है विनेश फोगाट। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आपको बताना है 18 से लेकर के 20 सितंबर तक राज्य पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो राज्यों के पर्यटन मंत्रियों का हाल ही में राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन हुआ और इसका आयोजन किया गया था हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला और यहाँ की जो सेकंड कैपिटल कहा जाता है वो धर्मशाला को कहा जाता है। तो यहीं पर हाल ही में राज्यों के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन आयोजित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत के जो संस्कृति मंत्री हैं और पर्यटन मंत्री हैं यानी कि जी किशन रेड्डी, उनकी अध्यक्षता में ये सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें राज्यों के पर्यटन मंत्रियों ने पार्टिसिपेट किया। पूरी तरह से डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम को लागू करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा होगा? यानी कि आपको बताना है भारत का पहला शहर कौन सा होगा जहां पर पूरी तरीके से डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम को लागू किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि इंदौर। तो इंदौर जो कि लगातार 6ठी बार भारत का सबसे साफ शहर बना है, ये भारत का पहला शहर होगा जहां पर पूरी तरीके से डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम को लागू किया जाएगा। यानी कि इंदौर शहर के अंदर जो सारे के सारे पते होंगे वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होंगे और इसके लिए इंदौर सिटी जो इंदौर स्मार्ट सिटी है उसने एक कंपनी के साथ में समझौता किया है जिसका नाम है पाता नेविगेशंस। तो इंदौर स्मार्ट सिटी ने पाता नेविगेशंस नाम की कंपनी के साथ में इसके लिए समझौता किया है। इसमें क्या होगा, जो लंबा चौड़ा एड्रेस होता है उसको एक छोटे से कोड में बदल दिया जाएगा जिससे जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं या फिर कुरियर सर्विसेज देने वाली कंपनियां हैं उनको आसानी होगी ताकि वो सटीक लोकेशन पर पहुंच सके। तो डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम को लागू करने वाला देश का पहला शहर होगा इंदौर, मध्य प्रदेश। किस राज्य के अंदर पहली बार विधानसभा सत्र के दौरान महिला सदस्यों के लिए एक दिन आरक्षित किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि उत्तर प्रदेश। तो हाल ही में क्या हुआ है, उत्तर प्रदेश की जो विधानमंडल है यानी कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों की यहाँ पर बात हो रही है। तो उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र हाल ही में आयोजित किया गया था और इसकी शुरुआत हुई 19 सितंबर को। तो इसी दौरान 22 सितंबर का जो दिन था उसको महिला दिवस के रूप में मनाया गया। यानी कि इसमें दोनों ही सदनों के अंदर सिर्फ जो महिला सदस्य हैं उन्होंने ही अपनी बात रखी और उन्होंने महिलाओं से रिलेटेड जो मुद्दे हैं उन पर ही चर्चा की गई। तो पूरा का पूरा जो दिन था वो महिलाओं के ऊपर फोकस किया गया था, उनसे रिलेटेड जो मुद्दे हैं उनके ऊपर बातचीत की गई। तो यूपी विधानसभा सत्र के दौरान महिला सदस्यों के लिए एक दिन रिजर्व किया गया था। सो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। किस राज्य में नीति आयोग की तरह एक राज्य स्तरीय संस्थान बनाया जाएगा? तो जिस तरीके से केंद्र में नीति आयोग है उसी तरीके से महाराष्ट्र की सरकार ने अनाउंस किया है कि राज्य में एक राज्य स्तरीय संस्थान बनाया जाएगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री हैं यानी कि देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने हाल ही में अनाउंस किया है कि नीति आयोग की तर्ज पर महाराष्ट्र के अंदर एक राज्य स्तरीय संस्थान बनाया जाएगा। 19 सितंबर को किसने लद्दाख के अंदर 42 किलोमीटर लंबी कारगिल अंतर्राष्ट्रीय मैराथन को रवाना किया? तो कारगिल अंतर्राष्ट्रीय मैराथन जो है इसका हाल ही में आयोजन किया गया था लद्दाख के कारगिल जिले में और इसका उद्घाटन किया था भारत के जो थल सेना प्रमुख हैं यानी कि जनरल मनोज पांडे ने।
जनरल मनोज पांडे ने इसका उद्घाटन किया था। तो हाल ही में जो कारगिल इंटरनेशनल मैराथन 2022 हुई है, इसके अंदर भारत के अलावा दुनिया भर के देशों के खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया है। किस राज्य की सरकार ने जन शिकायतों को दूर करने के लिए सीएम द हैसी वेब पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मणिपुर। तो मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं यानी कि एन बीरेन सिंह, इन्होंने हाल ही में एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है सीएम द हैसी। सीएम द हैसी का मतलब है सीएम को सूचित करें। तो जो मणिपुर के नागरिक हैं वो इस वेब पोर्टल के जरिए शिकायतें दर्ज कर सकते हैं और वो अपनी शिकायत का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। तो मणिपुर की सरकार ने इस पोर्टल को शुरू किया है जिसका नाम है सीएम द हैसी पोर्टल। भारत की सबसे लंबी नदी क्रूज पर्यटन सेवा किन दो स्थानों को जोड़ेगी? तो देश की सबसे लंबी नदी क्रूज पर्यटन सेवा शुरू की जाएगी वाराणसी और बोगीबील के बीच में। वाराणसी है यूपी के अंदर और बोगीबील है असम के अंदर। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश के वाराणसी से लेकर के असम के बोगीबील के बीच में देश की सबसे लंबी नदी क्रूज पर्यटन सेवा शुरू की जाएगी। यानी कि इस तरीके से नदी में क्रूज पर्यटन सर्विस शुरू की जाएगी जो कि यूपी के वाराणसी से शुरू होगी और असम के बोगीबील तक जाएगी। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो टोटल डिस्टेंस इसका कवर होगा, ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी में टोटल मिलाकर इसका रूट होगा लगभग 4000 किलोमीटर। तो इसी के लिए इसको भारत की सबसे लंबी नदी क्रूज पर्यटन सेवा कहा जा रहा है। मोरक्को में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री 2022 में किस भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो हाल ही में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री 2022 का आयोजन किया गया था मोरक्को में। ये पैरा खिलाड़ियों के लिए यानी कि दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए एक एथलेटिक्स टूर्नामेंट था। तो इसमें भारत के जो भाला फेंक खिलाड़ी हैं यानी कि देवेंद्र झाझरिया, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देवेंद्र झाझरिया जो हैं ये पैरा ओलंपिक गेम्स के अंदर 3 बार मेडल जीत चुके हैं। तो इन्होंने हाल ही में मोरक्को के अंदर वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री के अंदर सिल्वर मेडल जीता है। 9 से 19 सितंबर के बीच आए टाइफून नानमाडोल ने किस देश को प्रभावित किया है? तो टाइफून नानमाडोल जो है ये हाल ही में आया था जापान के अंदर। सो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। जापान के अंदर ये जो नानमाडोल नाम का टाइफून आया है, इसने जापान के क्यूशू द्वीप को प्रभावित किया है। जो जापान का क्यूशू आइलैंड है उसको इसने प्रभावित किया है। तो ये आपको याद रखना है। 2008 के बाद पहली बार भारत में WTA टूर्नामेंट किस शहर में आयोजित हुआ है? WTA का मतलब है वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन। ये जो संगठन है ये दुनिया भर में महिलाओं के लिए टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन करता है। तो भारत में आखिरी बार कोई WTA टूर्नामेंट हुआ था सन 2008 में। तो उसके बाद अब भारत में पहली बार हुआ है जिसका आयोजन किया गया चेन्नई में। तो यहाँ पर आप इसका लोगो भी देख सकते हैं। चेन्नई ओपन नाम से हाल ही में एक WTA टूर्नामेंट भारत के अंदर आयोजित किया गया है। अगस्त 2022 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसको चुना गया है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है उसके द्वारा जो हर महीने सबसे बेस्ट खिलाड़ी होते हैं उनको प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में सम्मानित किया जाता है। तो अगस्त 2022 के हाल ही में अनाउंस कर दिए गए हैं। अगस्त महीने में पुरुषों में सबसे बेस्ट खिलाड़ी बने हैं सिकंदर रजा। सिकंदर रजा जो हैं ये जिम्बाब्वे कंट्री के हैं और महिलाओं में बनी हैं तहलिया मैकग्राथ, ये हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो यहाँ पर पुरुषों का पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पर इसी तरीके से महिलाओं का पूछा गया है। अगस्त 2022 के लिए ICC विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसको चुना गया है? तो अभी मैंने आपको बताया महिलाओं में चुनी गई हैं तहलिया मैकग्राथ जो कि हैं ऑस्ट्रेलिया कंट्री की। तो यहाँ पर सही उत्तर हो गया ऑप्शन डी। और इसी तरीके से यहाँ पर मैंने सभी लिख दिए हैं 2022 के अंदर जो भी ICC प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं पुरुषों और महिलाओं दोनों में ही, उन सभी के नाम यहाँ पर मैंने लिखे हैं। जैसे कि लेटेस्ट आप देख सकते हैं अगस्त महीने में पुरुषों के अंदर विजेता हैं सिकंदर रजा फ्रॉम जिम्बाब्वे और महिलाओं में विजेता बनी है तहलिया मैकग्राथ। हाल ही में दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं भारत के गौतम अडानी। तो गौतम अडानी जो कि अडानी ग्रुप के चेयरमैन हैं, ये अब दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं और अब इनके आगे सिर्फ एक ही व्यक्ति हैं और वो हैं एलोन मस्क। जो स्पेस एक्स के मालिक हैं एलोन मस्क, वो नंबर 1 पर है यानी कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति। और उसके बाद दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं भारत के गौतम अडानी। तो गौतम अडानी ने किसको पीछे छोड़ा है? इन्होंने
जो अमेजन कंपनी के जेफ बेजोस हैं उनको पीछे छोड़ करके दुनिया में दूसरा स्थान हासिल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में कितने चीतों को छोड़ा है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर को, जो कि इनका जन्मदिन होता है, तो उन्होंने अपने जन्मदिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क के अंदर 8 चीतों को छोड़ा है। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। जैसा कि आपको पता होगा, प्रोजेक्ट चीता के तहत नामीबिया से भारत में चीतों को लाया गया है और इनको हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा है। तो टोटल 8 चीते हैं जिनको नामीबिया से लाया गया था। इनमें से 5 तो फीमेल हैं और बाकी जो 3 हैं वो 3 मेल चीता हैं जिनको नामीबिया से भारत में लाया गया और मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में इनको छोड़ा गया है पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। यहाँ पर आपको यह भी याद रखना है कि जो कूनो राष्ट्रीय उद्यान है ये मध्य प्रदेश में किस जगह पर है। तो ये मध्य प्रदेश के 2 जिलों में आता है। मेनली इसमें है एक तो श्योपुर जिला, श्योपुर, और दूसरा है मुरैना। तो श्योपुर जिला और मुरैना, इन दोनों के अंदर फैला हुआ है कूनो राष्ट्रीय उद्यान, जहां पर इन चीतों को रखा गया है। 17 सितंबर को किसने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति यानी कि नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी का शुभारंभ किया है? सो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी का शुभारंभ किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। लॉजिस्टिक्स का मतलब होता है सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। तो भारत के अंदर लॉजिस्टिक्स की जो लागत है वो काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामानों को ले जाने में जो लागत है वो काफ़ी ज़्यादा आती है और इसी को कम करने के लिए ये राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति को लाया गया है। तो इसका शुभारंभ किसने किया? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 17 सितंबर को किसने देशव्यापी स्वैच्छिक रक्तदान अभियान रक्तदान अमृत महोत्सव की शुरुआत की है? तो हाल ही में भारत के अंदर स्वैच्छिक रक्तदान अभियान का शुभारंभ किया गया था जिसका नाम था रक्तदान अमृत महोत्सव। तो इसके जरिए लोगों को स्वैच्छिक रूप से रक्तदान के बारे में जागरूक करने के लिए ये अभियान चलाया गया था। ये अभियान 17 सितंबर को शुरू हुआ था और ये टोटल 15 दिनों तक चला और इसका समापन हुआ 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस मनाया जाता है, तो उसी दिन इसका समापन हुआ है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इसकी शुरुआत किसने की थी? 17 सितंबर को इसकी शुरुआत की थी भारत के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और आपको बता दूं कि इस अभियान के पहले ही दिन यानी कि 17 सितंबर के दिन 1 लाख से भी अधिक लोगों ने रक्तदान किया, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। इनमें से कौन से मंत्रालय के द्वारा स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर नामक समुद्र तटीय स्वच्छता अभियान चलाया गया है? तो समुद्र तटों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए हाल ही में एक अभियान चलाया गया था और ये अभियान टोटल 75 दिनों तक चला है। इसकी शुरुआत हुई थी जुलाई महीने में और अभी 17 सितंबर के दिन इसका समापन हुआ है। तो 75 दिनों का ये जो समुद्र तटीय स्वच्छता अभियान था, इसको नाम दिया गया था स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर और इसको भारत के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने संचालित किया है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अगला प्रश्न है, 17 सितंबर से साल भर चलने वाले हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह का उद्घाटन किसने किया है? तो हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह जो कि 1 साल तक चलेगा, हाल ही में इसका शुभारंभ किया है भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने। जो हैदराबाद है इसको आज़ादी मिली थी 17 सितंबर 1948 को। भारत आज़ाद हो गया था 15 अगस्त 1947 को, लेकिन हैदराबाद को निज़ाम के शासन से आज़ादी मिली थी 17 सितंबर 1948 को। तो इसी को हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और 1 साल तक चलने वाले इस समारोह का उद्घाटन किया है भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने। किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है? तो भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को, क्योंकि जो अंडमान निकोबार आइलैंड है ये पूरी तरीके से खुले में शौच मुक्त हो चुका है। साथ ही यहाँ के हर एक घर में जो जल जीवन मिशन है उसके तहत नल से जल का कनेक्शन भी कर दिया गया है। तो इस तरीके से अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ये भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित हो चुका है। हाल ही में भारत के जो जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने इसको सर्टिफिकेट प्रदान किया है।
सैफ महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस टीम ने जीत लिया है? तो सैफ महिला चैंपियनशिप जो है ये साउथ एशिया के अंदर फुटबॉल का एक टूर्नामेंट होता है महिलाओं के लिए, और हाल ही में इसका आयोजन किया गया था नेपाल की राजधानी काठमांडू में। तो पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि सैफ महिला चैंपियनशिप इस बार कहाँ पर हुई है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में, और इसको जीत लिया है बांग्लादेश ने। सो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर बांग्लादेश ने फाइनल में नेपाल को हराया था जो कि इसका मेजबान था, और इस तरीके से बांग्लादेश ने ये खिताब जीत लिया है। हाल ही में भारत के 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो शतरंज के अंदर जो ग्रैंड मास्टर का खिताब होता है ये अब भारत के अंदर 76 खिलाड़ियों को मिल चुका है। जो 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं ये हैं प्रणव आनंद। प्रणव आनंद जो है ये बेंगलुरु के शतरंज खिलाड़ी हैं और ये देश के 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इसी तरीके से भारत के जो सबसे पहले ग्रैंड मास्टर थे उनका नाम था विश्वनाथन आनंद। हाल ही में किस फ्रांसीसी फिल्म निर्माता का 91वें वर्ष की आयु में निधन हो गया है, जिनकी पहली फिल्म थी ब्रीदलेस? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जीन ल्यूक गोडार्ड। जीन ल्यूक गोडार्ड, जिनको आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये एक फ्रांसीसी फिल्म मेकर थे। हाल ही में इनकी 91वें वर्ष की आयु में डेथ हो गई है, और इनकी जो सबसे फेमस फिल्म है ये इनकी पहली ही फिल्म थी जिसका नाम था ब्रीदलेस। जोआओ मैनुअल गोंकाल्वेस लोरेंको ये किस अफ्रीकी देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो जोआओ मैनुअल गोंकाल्वेस लोरेंको जो हैं ये वर्तमान समय में अंगोला, जो कि एक अफ्रीकी देश है, यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ये 2017 से ही यहाँ के राष्ट्रपति हैं और एक बार फिर से इन्होंने यहाँ पर चुनाव जीत लिया है। तो इस तरीके से एक बार फिर से अंगोला के राष्ट्रपति ये बन गए हैं। विश्व भर में प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ पीस हर साल मनाया जाता है 21 सितंबर को यूनाइटेड नेशन के द्वारा। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। इस बार के अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की थीम काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, एंड रेसिज्म बिल्ड पीस, यानी कि जातिवाद को खत्म करें और शांति स्थापित करें। अब इसी के साथ हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं सितंबर के 3rd वीक के अंदर कौन कौन से महत्वपूर्ण डेज और थीम्स मनाए गए हैं, तो इनको आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 सितंबर को मनाया जाता है भारत में इंजीनियर दिवस। तो भारत के मशहूर सिविल इंजीनियर डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया का जन्मदिन होता है, तो उसी को भारत के अंदर इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है 15 सितंबर को। फिर इसके बाद 15 सितंबर को ही विश्व स्तर पर मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। इसका इस बार विषय है प्रोटेक्टिंग प्रेस फ्रीडम फॉर डेमोक्रेसी। फिर इसके बाद 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन संरक्षण दिवस, यानी कि ओजोन लेयर के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ओजोन कंजर्वेशन डे मनाया जाता है 16 सितंबर को। इसका इस बार विषय है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @35 ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। फिर इसके बाद 17 सितंबर को मनाया गया है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, यानी कि वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे। वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे हर साल 17 सितंबर को मनाया जाता है। इस बार इसका विषय है मेडिकेशन सेफ्टी। फिर इसके बाद 17 सितंबर को ही इस बार मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस, यानी कि इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे। फिर इसके बाद 18 सितंबर को मनाया गया है विश्व बांस दिवस, यानी कि वर्ल्ड बैम्बू डे। वर्ल्ड बैम्बू डे के अलावा 18 सितंबर को एक अन्य दिवस मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस, यानी कि इंटरनेशनल इक्वल पे डे। तो सभी को समान वेतन मिले, भेदभाव किसी तरीके से ना हो, उसके लिए दिवस मनाया जाता है 18 सितंबर को। फिर इसके बाद 21 सितंबर को मनाया जाता है विश्व अल्जाइमर दिवस, जो कि मस्तिष्क का एक रोग होता है, तो ये मनाया जाता है 21 सितंबर को। इसका इस बार विषय है नो डिमेंशिया नो अल्जाइमर। फिर इसके बाद 21 सितंबर को ही मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, जिसका इस बार विषय है एंड रेसिज्म बिल्ड पीस। तो इस तरीके से सितंबर के तीसरे सप्ताह के ये सारे इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स हैं, इनको आपको याद रखना है। भारत की पहली लिथियम सेल निर्माण सुविधा इस शहर के अंदर स्थापित की गई है?
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि तिरुपति आंध्र प्रदेश। तो देश की पहली लिथियम सेल निर्माण सुविधा स्थापित की गई है आंध्र प्रदेश के तिरुपति में। यानी कि इससे पहले भारत में लिथियम सेल का उत्पादन नहीं होता था। भारत इसके लिए चीन, ताइवान, इसके अलावा दक्षिण कोरिया जैसे देशों से इसको आयात करता था। लेकिन अब भारत के अंदर इसका उत्पादन किया जाएगा और इसके लिए एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित की गई है आंध्र प्रदेश के तिरुपति में। किस देश की महिला क्रिकेटर रेचल हैंस ने 15 सितंबर को क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो रेचल हैंस जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया की मशहूर महिला क्रिकेटर हैं। हाल ही में इन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि ऑस्ट्रेलिया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने चमड़ा क्षेत्र में कौशल विकास के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो चमड़ा क्षेत्र से जुड़े जो लोग हैं उनमें कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है और इस एप्लीकेशन का नाम है स्केल। सो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस स्केल ऐप का फुल फॉर्म भी है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। स्केल का फुल फॉर्म है स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉइज। संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO के राष्ट्र अध्यक्षों की 22वीं बैठक किस शहर के अंदर आयोजित की गई है? तो संघाई सहयोग संगठन के वर्ल्ड लीडर्स की हाल ही में मीटिंग हुई है और इसका आयोजन किया गया है उज्बेकिस्तान के समरकंद में। इस बार SCO का जो अध्यक्ष था वो उज्बेकिस्तान था। तो उज्बेकिस्तान के एक शहर समरकंद में हाल ही में वर्ल्ड लीडर्स की मीटिंग आयोजित की गई है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। शंघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य देश कौन सा बन गया है? तो जो शंघाई सहयोग संगठन है इसका मुख्यालय चीन की राजधानी बीजिंग में है और शंघाई सहयोग संगठन के अंदर इससे पहले तक टोटल 8 सदस्य देश थे। जो SCO में आखिरी बार विस्तार हुआ था तो 2017 में हुआ था और उस वक्त इसमें 2 कंट्री ज्वाइन हुए थे, एक तो अपना भारत और दूसरा पाकिस्तान। अब एक बार फिर से SCO का विस्तार किया गया है और इसमें एक नया कंट्री जुड़ा है। इस कंट्री का नाम है ईरान। तो इस तरीके से जो ईरान है ये SCO का 9वां सदस्य देश बन गया है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ईरान। संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में किस शहर को नामित किया गया है? तो संघाई सहयोग संगठन के देशों ने एक नई पहल शुरू की है जिसके तहत अब से हर साल किसी भी SCO सदस्य में से किसी एक देश के अंदर किसी एक शहर को पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में घोषित किया जाएगा। तो इस पहल के तहत जो पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी बनी है यह है भारत के उत्तर प्रदेश का शहर वाराणसी। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो वाराणसी शहर को 2022-23 के लिए SCO की टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल के रूप में घोषित किया गया है। भारत किस वर्ष शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO की अध्यक्षता करेगा? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2022 के अंदर 2022 में SCO का अध्यक्ष था उज्बेकिस्तान। अब इसके बाद 2023 में SCO का अध्यक्ष होगा अपना भारत। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2023 में SCO की अध्यक्षता करेगा अपना भारत। विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप 2022 के अंडर 14 वर्ग का खिताब किस भारतीय ने जीत लिया है? तो इसका सही उत्तर जाने से पहले आपको बता दूं कि इस बार जो वर्ल्ड यूथ चेस चैंपियनशिप हुई है इसका आयोजन किया गया था रोमानिया में। रोमानिया के अंदर विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया और इसमें अगर हम भारतीयों की बात करें तो भारत के सिर्फ 2 खिलाड़ियों ने मेडल जीते हैं। इनमें से एक जो अंडर 14 वर्ग के अंदर विजेता बने हैं उनका नाम है AR इलमपार्थी। इसी तरीके से अंडर 16 वर्ग के अंदर जीता है प्रणव आनंद ने। तो बस आपको इन्हीं दोनों विजेताओं के नाम याद रखने, अंडर 14 में AR इलमपार्थी ने और अंडर 16 वर्ग के अंदर प्रणव आनंद ने। यहाँ पर पूछा गया है अंडर 14 का खिताब किसने जीता? सो आंसर हो जाएगा AR इलमपार्थी। इसी तरीके से यहाँ पर अगले सवाल में पूछा गया है कि विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप 2022 के अंडर 16 वर्ग का खिताब किस भारतीय ने जीता है? तो अंडर 7 जो 16 वर्ग था
उसको भी भारतीय ने ही जीता है और इनका नाम है प्रणव आनंद। इनके बारे में एक और बात आपको मैंने बताई थी इस वीडियो के अंदर कि ये भारत के 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर भी बन गए हैं, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। इनमें से किस कंपनी ने 6.4 अरब डॉलर में अंबुजा सीमेंट्स और एसीसी का अधिग्रहण कर लिया है? तो अंबुजा सीमेंट्स और एसीसी जो है ये दोनों ही भारत की सीमेंट उत्पादन कंपनियां हैं। अभी तक इन दोनों ही कंपनियों में जो 50% से ज़्यादा हिस्सेदारी थी वो एक स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी के पास थी जिसका नाम था होलसिम। यानी कि अंबुजा सीमेंट्स और एसीसी का अभी तक जो ओनर था वो था स्विट्जरलैंड की कंपनी होलसिम। लेकिन होलसिम कंपनी ने अपनी जो हिस्सेदारी थी इन दोनों कंपनियों में उसको एक भारतीय कंपनी को बेच दिया है और ये कंपनी है अडानी ग्रुप। तो अडानी ग्रुप जो है अब इस तरीके से अंबुजा सीमेंट्स और एसीसी के मालिक बन गई है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ईज 4.0 बैंकिंग सुधार सूचकांक 2022 के तहत सर्वश्रेष्ठ समग्र प्रदर्शन के लिए किस बैंक को प्रथम पुरस्कार दिया गया है? तो भारत के अंदर जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं यानी कि जो सरकारी बैंक हैं जिनकी संख्या टोटल है 12, तो इनमें सुधार लाने के लिए एक एजेंडा शुरू किया गया था जिसको बोलते हैं ईस। तो ये हर साल जारी होता है। 2021 के अंदर जारी किया गया था ईस 4.0। हाल ही में इसके रिजल्ट जारी किए गए हैं और इसके हिसाब से जो 12 पब्लिक सेक्टर बैंक हैं भारत में उसमें से सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा का। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसका मुख्यालय गुजरात के वडोदरा में है। अब इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि 15 सितंबर को केंद्र सरकार इसके अलावा इनमें से कौन से राज्य की सरकार और उस राज्य के 8 आदिवासी समूहों के बीच में त्रिपक्षीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो हाल ही में नई दिल्ली के अंदर एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ है जिसमें से एक तो थी असम गवर्नमेंट, दूसरा सेंटर गवर्नमेंट और तीसरा असम राज्य के 8 आदिवासी समूह। तो इन 8 आदिवासी समूहों ने हिंसा का रास्ता छोड़ करके मुख्य धारा में शामिल होने के लिए हाल ही में एक त्रिपक्षीय समझौता किया है असम सरकार और केंद्र सरकार के साथ में। तो ये एग्रीमेंट असम सरकार के साथ हुआ था। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप यहाँ पर देख सकते हैं नई दिल्ली के अंदर जो त्रिपक्षीय समझौता हुआ है इसमें भारत के गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए थे केंद्र सरकार की तरफ से। भारतीय क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। ये किस राज्य से हैं? तो रॉबिन उथप्पा जो हैं ये कर्नाटक के मशहूर क्रिकेटर हैं। हाल ही में इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। तो यहाँ पर सही उत्तर है कर्नाटक। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय किस राज्य के अंदर ओपन होगा? तो देश का पहला वन विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट ये बनाया जाएगा भारत के तेलंगाना राज्य में। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। फीफा अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप 2022 भारत के किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो जैसा कि आपको पता होगा कुछ समय पहले भारत का जो फुटबॉल महासंघ है यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन उसको फीफा के द्वारा बैन कर दिया गया था, लेकिन अब ये बैन हटा लिया गया है। तो इस तरीके से जो इस बार फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप होने वाला है अक्टूबर में, ये भारत के अंदर ही होगा। तो भारत में ये कहाँ पर होगा? टोटल 3 शहरों को चुना गया है। एक तो है ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, दूसरा है गोवा का शहर मडगांव और तीसरा है महाराष्ट्र का शहर नवी मुंबई। तो 3 राज्य हैं ओडिशा, गोवा और महाराष्ट्र। अगर शहर का नाम पूछें तो भुवनेश्वर, मडगांव और नवी मुंबई। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। फिच रेटिंग्स के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने % रहेगी? हाल ही में फिच रेटिंग्स ने भारत का जो जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान है उसको घटा करके कर दिया है 7%। तो फिच रेटिंग्स के मुताबिक भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट होगी 7%। फिच रेटिंग्स जो है ये अमेरिका की एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। इनमें से किस राज्य ने नंजरायन टैंक को अपना 17वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया है? तो नंजरायन टैंक को 17वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है तमिलनाडु राज्य के अंदर। ये जो नंजरायन टैंक पक्षी अभयारण्य है ये तमिलनाडु राज्य के तिरुपुर जिले में है और अब ये तमिलनाडु राज्य का 17वां बर्ड सेंचुरी बन गया है। सो फ्रेंड्स ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा। अब यहाँ पर आपके लिए 2 क्वेश्चन हैं जिनका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है।
तो पहला सवाल यहाँ पर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर को किस राष्ट्रीय उद्यान के अंदर 8 चीतों को छोड़ा है? तो यहाँ पर आपको उस नेशनल पार्क का नाम बताना है जहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी ने 8 चीतों को रिलीज किया है। और दूसरा सवाल ये है कि इनमें से कौन सा देश है जो कि 2023 में शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता करेगा? एससीओ की अध्यक्षता 2023 में कौन सा देश करेगा, ये आपको बताना है। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने सितंबर के तीसरे सप्ताह में करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी को हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया है। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। हम लोग जल्दी मिलेंगे एक अन्य वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।